विकसित और अविकसित देश में क्या फर्क होता है? इतना ही क्या, विकसित और अविकसित या प्रगत और अप्रगत ऐसे प्रदेश में क्या फर्क होता है? तो दोस्तों, इसमें फर्क किसी रिसोर्सेस का नहीं होता है। फर्क यह होता है कि जो प्रदेश, जो देश विकसित होता है, वो अपने यहाँ जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उनको सही तरह से डेवलप करता है, बेटर मैक्सिमम डेवलप करता है। क्या आपके रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस पे ये प्रगत, ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने पास जो है उसको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, इसके ऊपर आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो सक्सेस, वो डिपेंड है। और अगर हमें इस एमसीएल के मिशन के द्वारा हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी है, तो हमें भी हमारे इस देश के जो भी रिसोर्सेज है उसको समझना होगा, और हमारे गांव में, हमारे हर तहसील में जितने भी रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम बेस्ट सस्टेनेबल वे में डेवलप करना होगा। दोस्तों, आज कुदरत के पास इतना सब कुछ है, इतने रिसोर्सेस है कि जो आबादी आज हम इस 800 करोड़ है, तो वो अगर डबल भी हो जाए, वो 1500-1600 करोड़ भी हो जाए, तो भी हमारी जो जरूरतें हैं, वो जरूरतें आसानी से ये प्रकृति, ये धरती माँ हमारी पूरी कर सकती है। लेकिन तरीका होगा इन रिसोर्सेस को अच्छी तरह से सस्टेनेबल वे में इसका उपयोग करना, मैक्सिमम उपयोग करना। लेकिन अगर वो अच्छी तरह से नहीं किया तो शायद यही रिसोर्सेस हमारे आधी पॉपुलेशन के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकते। तो समझते हैं इस रिसोर्सेस यानी क्या। दोस्तों, रिसोर्स यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु या चीज, जिस चीज से हम लोग वस्तु या सेवा का निर्माण कर सकते हैं, या जिसकी वजह से हम अपनी जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या जिसकी वजह से हम अपने अपनी जो जिंदगी है उसको और बेहतर कर सकते हैं। अभी ये जो संसाधन है या रिसोर्सेस है, ये कई तरह के हैं और इसके वर्गीकरण भी कई तरह के हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा है मैनमेड रिसोर्सेस। अभी नेचुरल यानी प्राकृतिक रिसोर्सेस, जो हमें कुदरत ने, प्रकृति ने ऐसे ही दिए और जिसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे ही करते हैं, जिसमें ये मिट्टी है, इसमें सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, ये सब कुछ नेचुरल में आता है। और जो मनुष्य ने तैयार किए ऐसे रिसोर्सेस है, उसमें ये रोड से लेके, ये मशीन से लेके, इतनी गाड़ियां, कपड़े पहनते, जूते पहनते, ये सब कुछ जो मनुष्य ने तैयार किया वो भी एक तरह के रिसोर्सेस है। इसके अलावा जीवित, जैविक और अजैविक, या सजीव या निर्जीव रिसोर्स, ऐसे भी हम लोग उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सजीव रिसोर्सेज में सब कुछ, ये सभी जो पौधे हैं, ये प्लांट्स, वनस्पतियां है, प्राणी है, सभी सूक्ष्म जीव है, ये सभी सजीव रिसोर्सेज में आते हैं। और निर्जीव में यही जो मिट्टी है, पानी है, हवा है, ये सभी चीजें आती है। इसके अलावा रिसोर्सेस लोकलाइज भी हो सकते हैं, या कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं कि जो सभी तरह, सभी जगह पे हमें उपलब्ध हो सकते हैं। जो रिसोर्सेस एक जगह पे ही मिलते हैं, लोकलाइज, उनमें प्रमुख जो आते हैं वो है मिनरल्स। यानी हम जो आयन बनाते हैं, जो कोयला बनाते हैं, ये सभी पेट्रोलियम जो चीजें हैं, अलग अलग तरह के धातु है, ये सभी एक जगह हमें प्राप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो देश, वो जगह, वो प्रदेश इसलिए समृद्ध होता है कि वहां ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो हमारे पूरे इस धरती के ऊपर हमें अवेलेबल है, और वो है हवा। दोस्तों, इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो हमारे सामने होते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेचुरल गैस, मीथेन। अभी ये जो नेचुरल गैस है, मीथेन है, ये ऐसा रिसोर्स है कि जिसको हम सीएनजी करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने घर के जो कुकिंग गैस है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूल्हा जलाने के लिए, या किसी भी इंडस्ट्री में जो भी जरूरत है हीट तैयार करने की, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए, उसके लिए भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मीथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा एक्चुअल रिसोर्स। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, आज की तारीख में शायद हमें उसका उपयोग नहीं दिखता, या हम उसका उपयोग नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें छुपी वो पोटेंशियल होता है कि जिसका हम लोग आगे जाके उपयोग कर सकते हैं। अभी देखिए, ये पूरा जो गीला कचरा है या कचरा है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा रिसोर्स है कि जिससे हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में हम मीथेन तैयार कर सकते हैं।
और ये मीथेन वही सब काम करेगा जो आज की तारीख में नेचुरल गैस कर सकता है, लेकिन वो हम लोग नहीं कर रहे। और ऐसे जो रिसोर्सेज जिसको हम आज इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो वैसे ही पड़े हुए हैं या उसको वेस्ट कर रहे हैं, इसको पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। और मुझे लगता है कि आपके हर गांव में, हर तहसील में ऐसे पोटेंशियल रिसोर्सेज होंगे, ऐसी चीजें होंगी जिसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा, लेकिन आज हम उसको उस नजरिए से देख ही नहीं रहे। हम समझ ही नहीं रहे कि ये जो चीज हमारे गांव में है, हमारे तहसील में है, इसका कुछ ना किसका अच्छा कुछ उपयोग हो सकता है, इसकी वजह से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, इससे कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए। तो ये देखना, ये समझना, एक्चुअली ये नजरिया डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एमसीएल का जो प्रमुख काम है, जिस तरीके से हम लोग सब काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम इस नजरिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो एग्जांपल मैडम ने भी दिया, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक बार डेवलप करने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीज है मेरे गांव में, मेरे तहसील में, जिससे मैं दो पैसे कमा सकता हूं और लोगों का या आसपास का जो लाइफ है उसको बेहतर कर सकता हूं। और एक इसके आगे रिसोर्स है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स, यानी मनुष्य, ये मनुष्य बल का। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत के विकास में अगर सबसे बड़ी चुनौती कुछ है तो वह है उनकी इतनी बड़ी आबादी। भारत आबादी में दूसरे नंबर पे, बहुत जल्दी नंबर 1 पे आ जाएगा, लेकिन ये जो आबादी है इतनी बड़ी लेवल पे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से भारत की जितनी चाहिए उतना विकास नहीं हो रहा। लेकिन मुझे अगर आप पूछोगे तो मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगता। मनुष्य एक ऐसा रिसोर्स है, मनुष्य ऐसा रिसोर्स है कि अगर उसको सही तरह से डेवलप करे ना तो बाकी के सभी रिसोर्स को डेवलप कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स अगर कुछ है जो मुझे दिखता है वो है मनुष्य, लोग सबसे इंपॉर्टेंट है। आज पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में सबसे यंग पॉपुलेशन अगर किसके पास है तो भारत के पास है। सबसे स्किल्ड पॉपुलेशन अगर किसके पास है तो भारत के पास है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस रिसोर्स को हम बहुत अच्छी तरह से डेवलप करें, इसको सही रास्ते में लेके जाए, तो बहुत आसानी से हम दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम अपने लोगों को या इस रिसोर्स को डेवलप? तो एक चीज तो आप सब लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं, समझते हैं, उसके सब बारे में बात करते हैं, वो है शिक्षा, एजुकेशन। यस, शिक्षा बहुत जरूरी है ये जो रिसोर्सेज है उसको डेवलप करने के लिए। अगर आपने सही शिक्षा ली या दी तो ये जो रिसोर्स है वो अपनी शिक्षा की वजह से आजू बाजू की चीजों का वो डेवलपमेंट, जो विकास हम लोग बात कर रहे हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस एजुकेशन के साथ जरूरी है ट्रेनिंग। दोस्तों, आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए तैरने के बारे में, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ ली, आपको पता है कि हाथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, पैर कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप तैरना तब तक नहीं सीखोगे जब तक आप पानी में नहीं जाओगे। आप गाड़ी चलाना कितना भी सीख लीजिए, कितनी भी किताबें आप पढ़ लीजिए, लेकिन तब तक आप गाड़ी नहीं चला सकते जब तक आप ये सीखोगे नहीं, वो गाड़ी में बैठोगे नहीं और चलाओगे नहीं। अभी अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेजों ने हमारी पूरी जो शिक्षण व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, वो इस तरीके से की है कि आप पढ़ो 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 और अच्छे सर्वेंट्स बनो जो हमारे फिर काम में आए। तो ये पूरा जो इतने विशाल देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो हमारे लिए आसान हो जाए। और बस वैसे ही अभी भी चल रहा है, वैसे ही मानसिकता, वैसे ही काम करने का सिस्टम, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने का सिस्टम आज भी हमारे देश में। आज हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे, लाखों युवा एमबीए बनते हैं। एमबीए यानी क्या? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी ये पढ़ाई करके उन्होंने क्या करना चाहिए? तो बिजनेसेस करने चाहिए, इन्होंने लोगों के लिए रोजगार निर्माण करना चाहिए, खुद के लिए पैसे कमाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आज एमबीए में अगर आप पूछोगे कि आपने किसमें एमबीए किया, तो कहते मैंने एमबीए फाइनेंस में किया। कोई कहेगा कि मैंने एमबीए एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किया। कोई कहेगा कि मैंने एमबीए लॉजिस्टिक्स में किया। अभी जिसने एमबीए फाइनेंस में किया है तो जरूरी ये होता है कि वो फाइनेंस में कुछ ना कुछ करे। वो लोग लेकिन अगर आप उनको पूछेंगे कि आपने क्यों किया ये एमबीए फाइनेंस क्यों किया, तो वो कहेंगे अरे उसके लिए बहुत अच्छी डिमांड है आज। अगर मैंने
अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए फाइनेंस किया तो मुझे अच्छी जगह पे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और मैं बहुत अच्छा सर्व कर पाऊंगा, आई मीन नौकरी के लिए। ओके, लेकिन आज अगर हमारे देश की परिस्थिति अगर आप देखोगे तो आज हमारे देश में माइक्रो फाइनेंस करके एक चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो हर दिन कुछ ना कुछ काम धंधा करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उद्योग व्यवसाय करते हैं। उनके लिए टाइम पे 5,000 10,000 बिल्कुल नहीं मिलते, कहीं से नहीं मिलते। अगर ये मदद हम लोग करें 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, तो वो अपनी रोजी रोटी अपने खुद के दम पे करेंगे, स्वयं पूर्ण होंगे, काम धंधा करेंगे। कभी कभी तो 2,000 रुपए भी जरूर ज्यादा होते हैं उनके लिए, जरूरी होते हैं उनके लिए। अभी यही उनकी व्यवस्था, यही ये करने के लिए गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लाई, मुद्रा लोन योजना। अभी मुद्रा लोन योजना में यह है कि आप अगर 50,000 तक आपको लोन लेना है तो किसी भी कोलैटरल की जरूरत नहीं, किसी भी आपको कागजात की जरूरत नहीं, कोई भी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको अपना जो जरूरत है वो देनी है और बैंक मैनेजर ने उसको 50,000 तक लोन बिना किसी सिक्योरिटी कोलैटरल गारंटी के आपको देना है। लेकिन होता है क्या? ऐसा नहीं होता। आप भी अगर जाओगे देखोगे कि बैंक मैनेजर एक्चुअली वो मुद्रा लोन में दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि वो देखता है कि अगर ये लोन फिर से नहीं आया तो क्या होगा मेरा, और बस वैसे वैसे चल रहा है। तो अगर कोई एमबीए फाइनेंस ये सोचता है कि किस तरह से मैं इन लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करूं कि जो इन लोगों की जो जरूरत है वो भी पूरा करे, उनके लिए रोजगार पूरा हो और मैं भी दो पैसे कमाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सोचते ना लोग। आज एमबीए लॉजिस्टिक करके, लॉजिस्टिक यानी क्या? तो वस्तुओं का व्यवस्थापन, यानी वस्तु का स्टोरेज, उनका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें सीखते हैं ये बच्चे एमबीए। और एमबीए लॉजिस्टिक अगर उनको पूछोगे तो एमबीए लॉजिस्टिक को आज तो एकदम बहुत डिमांड है। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा आज एमबीए लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं। उनको पूछेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। और है, आज ऑनलाइन की वजह से आप सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और बहुत सारी चीजें तो आपको आजकल एक दिन में मिल जाती है, 24 घंटे में मिल जाती है। कैसे मिलती है? तो जिस चीज की शॉपिंग आप करते हो, आपके गांव में, शहर के बाहर आज बड़े बड़े गोदाम तैयार हुए हैं जहां से वो माल निकलता है और आपके घर में आ जाता है। तो जिस दिन से अभी ये ऑनलाइन शॉपिंग की शॉपिंग बढ़ गया है, वो बिजनेसेस बढ़ गए, सेक्टर बढ़ गया है, तब से ये चीज बढ़ गई है। और मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम हमारे युवा एमबीए लॉजिस्टिक्स करके वहां नौकरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम इतने सालों से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अभी खेती में कितना बड़ा प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक का, मुझे बताइए आप। इतने किसान इतनी मेहनत करता है साल भर, और वो जो माल तैयार होता है वो बिल्कुल नहीं ले जा पाता मार्केट की जगह पे या ऐसी जगह पे। यानी बहुत बार तो ऐसे होता है कि वो माल सभी लोग खरीदते हैं 50 रुपए किलो, और यहाँ किसानों को अपने खेत में 5 रुपए भी नहीं मिलते उसके। अभी ये जो चीज है, जहां लॉजिस्टिक की जरूरत है वहां क्यों नहीं करते हम लोग ये सब? दोस्तों, और यही तरीका है, ये जो ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो जो तरीका है ना, कि जिसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग साथ साथ होनी चाहिए। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और यही काम करते हैं हम लोग एमसीएल में। एमसीएल में हर चीज के लिए ना, मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ देता नहीं कि आप ये देखिए, पढ़िए और ऐसा आपको करना है, बिल्कुल नहीं। मैनेजर्स नहीं हमें बनाने की, जो इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और फिर वैसा काम करेंगे। आप सभी लोग इस ट्रेनिंग में इस उद्योजक करके हमें डेवलप करने हैं। सभी लोग उद्योजक बनने चाहिए। वो सोच, वो मानसिकता, वो पर्सपेक्टिव वो तैयार होना चाहिए। दोस्तों, अभी हम लोग कहते हैं ना कि आप अगर किसी तहसील में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 15,000 मेंबर कीजिए। क्या जरूरत है 15,000 मेंबर की? कोई भी क्या कहेगा, अरे पहले फैक्ट्री तो लगाओ, आप फैक्ट्री लगाओ, माल लेना शुरू कर दो, बाकी के सभी किसान तो ऐसे ही आ जाएंगे। क्या जरूरत है सब 15,000 मेंबर करने की? और हमें भी क्या फायदा उस 15,000 मेंबर का? ना कोई वित्तीय फायदा है, ना बाकी किसी चीज का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है, वो जरूरत है कि आप उस काबिल बनो। हर तहसील में कल जाके यूनिकॉर्न कंपनी का निर्माण जो करना है, उसके काबिल हो, ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। हर जगह जाके अपने विजन और मिशन को लोगों को समझाओ और वो जो चीज है उसको डेवलप करो। क्योंकि ये 15,000 मेंबर करने तक फिर आप ऐसे प्रगल्भ, ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें, फिर आगे आने वाले दिनों में इस पूरे जो रीजन है, प्रदेश, उसको आप लीड कर पाओगे, उसका नेतृत्व कर पाओगे। और
और ये सिर्फ 15,000 मेंबर नहीं, हर चीज में हम लोग इस तरह का काम करते कि आप अपने पैरों पे उस पे खड़े हो। दोस्तों, ये जो स्टार्टअप का कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली ऐसा कंसेप्ट है। स्टार्टअप वो उद्योजक होते हैं जो जो हमारे गांव में या हमारे देश में जहां भी स्टार्टअप होते हैं, हमारे आजू बाजू हमारे समाज में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस है, जो भी चुनौतियां है, या कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनको डेवलप करना, उनको डेवलप करते हैं अपने सोच के साथ, अपने इनोवेशन के साथ, बेहतर कुछ एक्सपर्टीज के साथ। जब पढ़ना है, हमने अपनी पढ़ाई की है, ऐसा कुछ किया है, तो फिर उस पढ़ाई का फायदा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कीजिए, और वो करता है स्टार्टअप। ये सभी जो देश आपको नजर जो डेवलप्ड है, अभी डेवलप्ड कैटेगरी में है, अमेरिका है, जापान है, अभी चाइना भी, और बाकी के सभी देश, यूरोप वगैरह, इन सभी देशों में अगर आप जाओगे ना, तो ये सभी देशों की स्टार्टअप की पॉलिसी बहुत जबरदस्त है। यानी अगर आपको कुछ करना है तो सभी आपको पैसे के साथ सभी को जो व्यवस्था चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो सब देश देते हैं। क्योंकि इन देशों को जो प्रगत जिन्होंने बना है वो ये कंपनियां, नंबर 1 इकोनॉमी जिन्होंने बनाया है, ये कंपनियां हैं, ये वो स्टार्टअप्स है जिन्होंने बनाया है। अगर हम कहते हैं कि अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, तो वो इसलिए कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा माल तैयार करके बेच रही है। सिंपल, ज्यादा माल तैयार कर रही है अमेरिका और बेच रही है, इसलिए नंबर 1 है। और कौन कर रहा है वो कर रहे हैं वहां की कंपनियां। वो कर रहा है एप्पल, जो सबसे ज्यादा माल बेचता है। वो कर रहा है फेसबुक यूट्यूब है, जो आप कर रहे हैं, ये पूरा अपनी सर्विसेज इतनी बेच रहा है। अमेजॉन वो कर रहा है, इतना ज्यादा माल बेच रहा है। गूगल तो आपको पता है कितनी लेवल पे गूगल अपनी सर्विसेज देके पैसा कमा रहा है। वॉलमार्ट और ऐसे सब कंपनी जो अमेरिका को, अर्थव्यवस्था को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना रही है। तो बेसिकली हर देश में क्या करते हैं कि लोग, वहां के उद्योजक जो है, वो अपने यहाँ के जो रिसोर्सेस है, जो हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसको इतनी तरह से बेहतर डेवलप करते हैं, वस्तु और सेवा का निर्माण करते हैं और उसको बेचते हैं। किसी देश का जो विकास है ना, वैसे देखा जाए तो ये ब्यूरोक्रेट की सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम ये नहीं करती। वहां के उद्योजक अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। अभी अगर वैसी परिस्थिति है, तो हमारे देश में अगर आप देखोगे, तो हमारे देश में सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है एग्रीकल्चर, जिसके बिना पर हम पूरे दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी थे 90% ऑफ द टाइम। उसका कारण था एग्रीकल्चर। और आप देखिए एग्रीकल्चर में कितने स्टार्टअप्स है, अभी बताइए कितने ऐसे स्टार्टअप्स है जो एग्रीकल्चर में अपने किसानों के लिए, लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। अभी अमेरिका में उन्होंने एक प्रॉब्लम देखा, सपोज कि हम निकलते हैं गाड़ी लेके और इतनी सारी भीड़ और वो ट्रैफिक में हम लोग फंस जाते हैं, जहां 2 घंटे में पहुंचना है वहां 5 घंटे लगते हैं कभी कभी। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन क्या निकाला? तो गूगल मैप, कि चलो आज आप यहाँ एक जगह बैठ के देख सकते हैं कि एक जगह से मैं कहा जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कितनी ट्रैफिक है, कितना मुझे समय लग सकता है, कौन से अलग अलग रूट्स है, कहां मुझे जाना चाहिए। कितनी बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने वहां की सॉल्व की, आज हम लोग भी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐसे प्रदेश में जाए जहां पहले ऐसा होता था कि कहीं जाना हो तो पूछना पड़ता था ये कहा है, और अगर आपकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज अलग अलग हो, आपको नहीं समझ में आती, तो बहुत मुश्किल होता था। तो गूगल मैप से कितना बड़ा उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। और ऐसे ही प्रॉब्लम वो बाकी हर चीजों में सॉल्व करते, लेकिन हम अभी वो उनके प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्व किया। अभी ओला उबेर का भी वैसे है, उन्होंने भी वहां जब टैक्सी की कितनी प्रॉब्लम होती थी, तो आज 1 सेकंड में आप टैक्सी लाते हो, करते हो। लेकिन सेम चीज जो उन्होंने की, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके वो प्रॉब्लम थे, उन्होंने अपने तरीके से सॉल्व किए। हमारे पास ये रिसोर्सेस है, एग्रीकल्चर है, वहां हम लोग क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करते? हमारे जो यहाँ के स्टार्टअप्स है, क्या स्टार्टअप्स है हमारे? कॉपी है स्टार्टअप, सभी स्टार्टअप्स डिक्टो कॉपी है। फ्लिपकार्ट जिन्होंने तैयार की, वो अमेजन के यहाँ काम करते थे दोनों, बंसल, और फिर यहाँ जाके सेम उन्होंने तैयार की और पूरा बेच दिया वॉलमार्ट को। वो बोला कॉपी है उबेर की, वो कॉपी है। मुझे लगता है कि हमारे इस चीजों का, जो स्टार्टअप का, कितने स्टार्टअप हो रहे हैं, नंबर्स वैसे देखा जाए तो हम नंबर्स में भी वैसे पीछे, लेकिन कंपोजिशन भी जरूरी है ना, कि कौन सी क्षेत्र में, कौन सी एरिया में आप वो स्टार्टअप तैयार कर रहे हो, ये भी जरूरी है। अभी अमेरिका के स्टार्टअप में आपको बोलता हूं दोस्तों, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अमेरिका, अभी आप सभी, हम लोग सभी दुकान से वो
5 रुपए 10 रुपए के स्नैक्स लेते हैं, और उसका जो किस में आते हैं आपको पता है, वो रैपर में आते हैं, प्लास्टिक के सब किस में आते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री, अभी इतनी बड़ी लॉजिस्टिक बढ़ गया तो पैकेजिंग इंडस्ट्री बढ़ गई है, और हर जगह पैकेजिंग में क्या इस्तेमाल होता है, तो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं थर्मोकॉल बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, और ये प्लास्टिक थर्मोकॉल रबर ये सभी चीज आज पर्यावरण को कितना हानि कर रहा है, कितनी व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ के रखी है। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, छोटे से अगर वो पान मसाला का कुछ पाउच होता है, वहां से लेके ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, इन सबको, इन सब ने इस व्यवस्था की वाट लगाई है, खराब की है इसको। तो अभी अमेरिका में वो स्टार्टअप्स तैयार हो रहे हैं कि सस्टेनेबल पैकेजिंग, यानी इस तरह के पैकेजिंग के सॉल्यूशन हम लोग बनाएं जो इस एग्री जो इकोसिस्टम को, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, सस्टेनेबल सॉल्यूशन। और अमेरिका में इतने स्टार्टअप्स हैं, उसमें से 5 सबसे बड़े स्टार्टअप्स तो आपके सामने दिख रहे हैं अभी, ये जो कंपनी आप दिख रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या सोचते हैं वो, कि आने वाले जो प्रॉब्लम है, जो या उनके यहाँ जो प्रॉब्लम है, इनफैक्ट वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है, उस वैसे क्षेत्र में काम करना चाहिए ना। लेकिन इसके आगे भी और एक झटका मैं आपको दूंगा, अभी देने वाला हूं, और वो झटका ये है कि अमेरिका में जितने भी स्टार्टअप्स है, 56%, 56% जो आई मीन स्टार्टअप्स है, और जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी सक्सेसफुल स्टार्टअप, जो 8,000 करोड़ की कंपनी बने हैं, उनको कहेंगे यूनिकॉर्न। $1 बिलियन कंपनी को कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। जो स्टार्टअप है जो $1 बिलियन की बनती है, उनको कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। तो ऐसे यूनिकॉर्न जो सबसे सक्सेसफुल जो स्टार्टअप्स है, उसमें सिर्फ 56% है जो अमेरिका में बॉर्न, जिनका जन्म हुआ है अमेरिका में। 44% ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में जन्मे ही नहीं है, जिनका जन्म कहीं दूसरी जगह हुआ, और वो यहाँ आके अमेरिका में आके उन्होंने वो कंपनी का स्थापन किया, स्टार्टअप का स्थापन किया, अभी वो यूनिकॉर्न बन गए। और आपको सुन के झटका लगेगा कि सबसे ज्यादा लोग जिन्होंने बाहर से आके यूनिकॉर्न्स बनाए हैं, सबसे सक्सेसफुल कंपनियां तैयार की है, वो है भारतीय। अभी आप देख सकते हैं कि यहां भारतीय फाउंडर जो है वो 90 है, 90। दूसरे स्थान पे कौन है, इजराइल, जो कितने पीछे है, 52। नंबर 1 पे है भारतीय है 90, दूसरे नंबर है में है इजराइल जो 52, तीसरे नंबर है कनाडा। अभी इजराइल और कनाडा में ज्यादा फर्क नहीं है, 10 का है। कनाडा के बाद कौन है, यूके। अभी कनाडा और यूके के बाद इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, 42-31। और यूके के बाद है चाइना, 27 लोग। क्या है भारत, कहाँ है चाइना और बाकी के लोग। अभी मैं ये इसमें नहीं जाना चाहता कि सिस्टम ऐसा है, वो इसका ये कारण है, उसका वो कारण है, वो वहां जाके उनको ऐसा कुछ, मुझे बिल्कुल उसमें जाना नहीं। मुझे सिर्फ आपको दिखाना है आईना, ये सभी लोग, ये सभी कुछ है ना, आप भी कर सकते हैं। जिस संस्कृति से हम लोग आए हैं, आप हो, मैं हूं, हम सभी लोग हैं, हम में वो जीन्स है, वो गुण है, वो संस्कार है कि अगर हमने सोचा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये आपके सामने ये इस साल की ये रिपोर्ट है। दोस्तों ऐसा मत समझिए, जो कुछ व्यवस्था है ना आज की, उसको हम लोग कोसेंगे नहीं। जो कुछ है वो एक्सेप्ट करते हैं, आगे करते हैं काम, इसके आगे जाते हैं, मेहनत करते हैं, और अपने देश को नंबर 1 इकोनॉमी बनाते हैं। अभी देखिए एक्चुअल जो यूनिकॉर्न्स है, वैसे देखा जाए तो ऑन पेपर तो यूएस में 115 है, चाइना में 111, और तीसरे नंबर पे भारत है 23 है सिर्फ। और ये भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये जो 44 होके उसके बच्चे जो 56% यूएस बॉर्न है, जो यूएस में जन्मे हैं, उसमें से भी कितने भारतीय हो गए, ये उन्होंने बताया नहीं अभी तक। तो उसमें भी भारतीय हो सकते हैं। चाइना के स्टार्टअप देखोगे तो चाइना में स्टार्टअप कौन से हैं, तो चाइना में वो लोग हैं जो जहां चाइना की ताकत है, बैटरी में नंबर 1, 90% पूरा बैटरी का बिजनेस चाइना के हाथ में। जहां से वो मिनरल्स मिलते हैं, वहां से लेके बैटरी बनाने तक पूरी सिस्टम चाइना के हाथ में। वहां या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड है, ये तो सभी जगह, ये 2-4 देशों में है ही। तो पर हर देश अपने अपने जगह में जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उनके रिसोर्सेस है, उसको डेवलप करके आगे बढ़ रहा है, ज्यादा जा रहा है। और हमारे यहाँ जो स्टार्टअप है उसको देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ स्टार्टअप वो स्टार्टअप है कि हमारे यहाँ सबसे बड़े मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, कितने सारे लोग रहते हैं, इतना सारा माल बेचा जा सकता है। आजू बाजू के सभी दुनिया के जो कंपनियां आती है और माल बेचती है, और वो माल बेचने के लिए जो जरूरी है ना, वो स्टार्टअप अपने पास है।
इतने सारे कंज्यूमर है, इतने सारे कस्टमर है, तो उनकी सेवा करने के लिए, सेवा यानी क्या, माल बेचने के लिए, प्रॉफिट वहां जाने वाला है उनके देश में। तो वैसे स्टार्टअप्स आज हमारे पास है बहुत ज्यादा। फाइनेंस में भी देखो तो फाइनेंस में कौन से स्टार्टअप्स है, वो स्टार्टअप जो स्टार्टअप को हेल्प करेंगे, कॉर्पोरेट जैसा काम करेंगे, वो जो एक्चुअल जरूरत है इतने पूरे समाज की। आई मीन ये फाइनेंस की भी बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरत तो गांव से ज्यादा शहरों में, और कई सारे ऐसे। तो इसमें नहीं है। अभी अभी ये फोन पे, जीपे, आई एम श्योर कि आप दो लोग अभी मेरे सामने इसको देख रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों के पास फोन पे होगा, जीपे होगा, पेटीएम होगा। पेटीएम भी जो आपको इंडियन लगता है ना, वो पेटीएम अभी 90% चाइना की मालकी हो गई है। फोन पे 100% वॉलमार्ट की कंपनी, 100%। जीपे तो आपको पता है गूगल की है। करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है, आपको तो कुछ लगता नहीं, आपको लगता है कि मैंने 500 दिए, 1000 रुपए, 200 रुपए दिए, लेकिन उससे 0.1% भी आप गिने तो इतना सारा पैसा हर दिन उस अमेरिका में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, कहीं जा रहा है, अपना पैसा। और इस तरीके से स्टार्टअप हमारे देश में आज जो जो संख्या है नंबर की स्टार्टअप, और एक तो ऐसा सेक्टर है जिसमें स्टार्टअप बहुत ज्यादा बढ़ रही है और यूनिकॉर्न्स भी हो रही है डेवलप, वो सक्सेसफुल स्टार्टअप हो रही है। और वो कौन सा सेक्टर है, गेमिंग का, खेल का। स्पोर्ट्स अगर आप मैदान में खेलोगे तो अच्छी बात है, ये ऑनलाइन खेल रहे हैं, पैसा लगा के खेल रहे हैं। मुझे मेरा वैयक्तिक पर्सनल ये मेरा ओपिनियन है, मुझे तो ये जुगारी लगता है कि आप उस पे ऐसा ऑनलाइन गेम कर रहे हो और उस पे पैसा लगा रहे हो। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ये ऑनलाइन की जो कंपनियां वो भारत में है। और अगर आप देखोगे ना अभी तो सभी सेलिब्रिटी किसी न किसी स्टार्टअप पे आपको नजर आएगी जो इस ऑनलाइन गेमिंग या जुगारी में। अभी तमिलनाडु सरकार ने उसमें बैन लगाने का एक निर्णय लिया है, लेकिन ऐसा इस सेक्टर में, किस सेक्टर में हम लोगों ने काम करना चाहिए, किस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, ये आप देखिए। और दोस्तों बस यही हमारा विजन और मिशन है कि इसको बदलना होगा। क्या हमारी ताकत है, क्या कर रहे हैं हम, क्या करना चाहिए हमने। हमें सिंपल है, हमें दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बननी है, जो हमारी काबिलियत है। कुछ बहुत ही मैं ज्यादा ये नहीं बोल रहा, मैं एकदम टू द पॉइंट, जो हमारी ताकत, जो हम लोग कर सकते हैं आसानी से, वो मैं बात कर रहा हूं कि हमें दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बननी है। और आसान शब्दों में ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करना है और बेचना है, बस ये हमारा विजन और मिशन है। और इसमें सभी जो उद्योजक है उन्हें एक मंच पर लाके एक दिशा में काम करना है, तो ये आसानी से होने वाला है। और दोस्तों इसके लिए हमें अपने गांव के, अपने तहसील में जितने भी रिसोर्सेस है उसको सही तरह से डेवलप करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है रिसोर्सेज, देखो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास वैसे उपजाऊ जमीन नहीं है। आपके गांव में अगर आपको लगे अगर समुद्र का किनारा भी है, तो मैंने बहुत पहले अगर आपको ये कहा था, बताया था कि भारत के आजू बाजू जो समुद्र के किनारे में जो वाटर का टेम्परेचर है, जो क्वालिटी है पानी की, वह सबसे ज्यादा वनस्पति आती है, सबसे अच्छी फिश वहां होती है। उसको कैसे डेवलप करें सोच सकते हैं। हमारे गांव में अगर नदी है, तालाब है, कुछ भी है, अगर हम लोग राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में भी जितना हैंडीक्राफ्ट का पोटेंशियल हुआ दुनिया में कहीं नहीं, बेस्ट हैंडीक्राफ्ट राजस्थान में। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट में भी कई ऐसी चीजें हो सकती है जो पूरी दुनिया में नहीं। हिमालय के गोद में जो चीजें हैं वो वनस्पति तो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है दोस्तों। हमें अभी आपका जो आउटलुक है उसको बदलना होगा। और मैं अपने गांव में, अपने तहसील में कौन सी ऐसी चीजें कर सकता हूं, किससे वैल्यू एडेड सर्विस या प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता हूं, 2 पैसे कमा सकता हूं, बस ये करना है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ये रिसोर्सेज अगर किसी के पास है तो भारत के पास। और आप सभी स्टार्टअप्स हो, यानी सिर्फ आप कंपनियां नहीं, यानी सिर्फ एमपीओ की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस एमवीपी भी नहीं, वो पूरे जो एक एमपीओ का अगर कोई मेंबर भी है ना तो भी स्टार्टअप है मुझे, मेरी नजर में। मैं अगर सिर्फ फार्मर हूं, किसान हूं, मेरे पास 1 एकड़, आधी एकड़ जमीन है, तो मैं ये सोचूंगा कैसे मैं इस आधे एकड़ के 1 एकड़ को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा उससे फसल लूं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। अगर मेरे पास जमीन नहीं है तो कैसे मैं एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन करूं, उससे पैसे कमाऊं। तो पैसे कमाने का तो एक है, अगर आप एमवीपी हो
तो कैसे मैं हर ग्राम पंचायत में मैक्सिमम जो बिजनेस करूं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का तैयार करूं, उसको बेचूं, बस यही का आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन ये तो हुआ आर्थिक, ओके, ये तो बिजनेस के तरीके से वो पैसे कमाना और करना ही है वो। लेकिन दूसरा जो एंगल है दोस्तों, हमारे आजू बाजू में कई सारी समस्याएं भी है। बहुत कुछ हो सकता है, मैं पानी के बारे में हो सकता है, और छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इनोवेशन की जरूरत है। लेकिन आप वो सॉल्यूशंस हो और आप में वो कैपेबिलिटी है, इस सब चीज को आप चेंज कर सकते हैं। आप सभी स्टार्टअप्स हो, एक कोई इंडिविजुअल अगर आप सुन रहे हैं, कोई टीम मेंबर होगा, चैनल पार्टनर, सभी स्टार्टअप्स हो आप सिर्फ देखिए उस नजरिए से कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, कौन सी वस्तु या कौन सी सेवा मैं तैयार कर सकता हूं जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो, और उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दो पैसे आपको भी मिलेंगे, आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। आप सभी स्टार्टअप्स हो और आप सभी कैपेबल हो। दुनिया में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था आज की तारीख में है, उसके शिल्पकार भारतीय है, आपने देखा अभी। तो वैसे हम कर सकते हैं, और अगर हम अपने देश को कैसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उसका पूरा प्रॉपर रोड मैप हमने तैयार करके रखा है। नंबर 1 है ये ईंधन और ऊर्जा। ईंधन और ऊर्जा ऐसा क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र में अगर हमने अच्छा काम किया तो बहुत जल्दी हम लोग वहां पहुंच सकते हैं। आज हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस है, इतने रिसोर्सेस दिए हैं कुदरत ने, भगवान ने, कि हम पूरी दुनिया के लिए 20 से 30% ये ईंधन और ऊर्जा बना सकते हैं। 20 से 30% हमारा एमकोल बना सकते हैं, दुनिया को दे सकते हैं। 20 से 30% तक मीथेन बना सकते हैं, पूरी दुनिया को दे सकते हैं। और ये काम हमें करना है। ये ऑर्गेनिक फूड में भी अगर आप देखोगे ना, पूरी दुनिया में ये कैंसर की फार्मिंग हो रही है, खेती हो रही है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि उनके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है। और भारत के पास इतनी जमीन और इतना सब कुछ है कि हम दुनिया के लिए 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और ऐसा फर्टिलाइजर कि जो हमारी उनकी कोई भी जमीन हो, कितनी भी केमिकल से खराब हुई हो, बहुत जल्दी उपजाऊ और अच्छी बन सकती है, ऑर्गेनिक बन सकती है। इसके अलावा इस ऑर्गेनिक जो फसल होगी, उसके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो प्रोसेस करके अच्छी तरह से पूरी दुनिया में उसे हम बेच सकते हैं। इनसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। दोस्तों, क्रूड ऑयल आया 200 साल पहले, और बाद में इस क्रूड ऑयल के साथ आई प्लास्टिक, रबर, और फिर उसने क्या तबाही की है आप जानते हैं, मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है। भारत ऐसा देश है, भारत सदियों से, हजारों सालों से ऐसे वस्तुओं का निर्माण करता आ रहा है जो दुनिया के लिए सस्टेनेबल है, दुनिया बचाने वाली है। और वही कारण था कि अगर आप चाइना भी में अगर देखोगे, तो चाइना के सभी जो नक्शी काम से लेके सभी जो पॉटरी थे, सभी अलग अलग चीजें थी, वो भारत देता था उनको। आज फिर से वो कर सकते हैं। हमारे पास ना के सिर्फ वो जज्बा है, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास वो नॉलेज है, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, भारी मात्रा में कर सकते हैं, जो वो नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। और ऐसे भी पूरी दुनिया में अगर 20% तक हमने अपना मार्केट शेयर लिया, तो हम आसानी से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। और ये जो मैन पावर लोग जो कहते हैं, मुझे लगता है ना कि लोग भी इसलिए कहते हैं कि आपको मालूम है कि बिजनेस में कैसे कैसे डीमोरलाइज किया जाता है। अंग्रेजों ने वही काम किया ना, यहाँ भिखारी बन के आए थे और हमारा लूट के चले गए, और हमको क्या बोलते थे वो, इस तरह शायद बोलते होंगे दुनिया के कुछ लोग भारत को, कि आपके जो मैन पावर है वेस्ट है। लेकिन मैं तो कहता हूँ स्ट्रेंथ है हमारी, ताकत है हमारी, और इस मैन पावर को, इन लोगों को एक सही दिशा में अभी हम लोग लेके जाएंगे। एग्जीक्यूशन, ऑफ कोर्स, बातें तो बहुत हुई, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक इन बातों का, विचारों का कुछ फायदा नहीं। कैसे करें फिर? तो दोस्तों, अमेरिका अगर नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, तो वो उस क्षेत्र में काम करती है जिस क्षेत्र में सभी दुनिया के लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर काम करती है, सबसे पहले काम करती है। और वो जिस सेक्टर में तब जाती है, तब उनके सिवा कोई नहीं होता। सभी टेक में ऐसा ही हो रहा है, या अगर कुछ है तो वो बहुत फास्ट डेवलप करते हैं और आगे चले जाते हैं, तो बाकी की कोई ज्यादा कंपटीशन उसमें नहीं होता जिसमें वो काम करके अपना माल तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। चाइना की बात करें तो चाइना बैटरी में नंबर 1 है, पूरी दुनिया के लिए 90% बैटरीज बनाते हैं। अभी ये बैटरीज कौन बना सकता है? जिसके पास वो मिनरल्स हो, जिसके पास वो खदाने हो, जिसके पास उसका कंट्रोल हो।
कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा देश काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वो मिनरल्स ही नहीं है। कैसे वो बैटरी बनाएंगे? तो चाइना भी आज, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दूसरी दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था है, चाइना जिसकी वजह से अमेरिका के जस्ट पीछे 20% जीडीपी बना रहा है, उसका कारण यह है कि उसकी कुछ स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, और वो उसकी मोनोपोली ऐसे समझते हैं, जिसकी वजह से चाइना आगे जा रहा है। और हम एमसीएल और भारत अभी जिस दिशा में जाना चाहता है, वो ऐसा क्षेत्र है कि जहां ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं, चाइना और अमेरिका या बाकी की कंपनी जैसे नहीं, जहां नए नए क्षेत्र को देखते हैं, ऐसे एस्टेब्लिश क्षेत्र की तरफ ज्यादा देखते नहीं। भारत हम वो करने वाले हैं कि जहां इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं कि वो वॉल्यूम, स्केल, पैसा इतना सारा होता है कि छोटी मोटी कंपनी तो कर ही नहीं सकती। भारत में कितनी कंपनी जो ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, आप बताइए, कितनी कंपनियां? क्योंकि इतना बड़ा ये रहता है ना। और जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, रिफाइनरी बनती है, तो अपने साथ आजू बाजू के सभी पॉलिटी, वो सभी जो जो व्यवस्था होती है, जो शासन की व्यवस्था होती है, ब्यूरोक्रेट की व्यवस्था होती है, लोगों की, वो पूरी एक स्ट्रॉन्ग उनका एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं हम लोग। हमें उनको रिप्लेस करके हमारा ईंधन और ऊर्जा तैयार करके बेचनी है। तो दोस्तों, ये जो हम लोग काम करने जा रहे हैं ना, हम कोई हिम्मत नहीं करता सर, कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये हिम्मत है ही नहीं, ये खुदकुशी है, ये वॉर है। अगर आप इस ईंधन और ऊर्जा में जाओगे जहां इतने सारे लोग काम करते हैं, और आप अगर बोलोगे ना कि मुझे सही मौका नहीं मिला, हम भी एक कंपनी है, हमें भी मौका दो, हमें भी सही एक ही इसमें तोलो, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी को नहीं बोल सकते आप ये राइट, ऐसा कंपटीशन होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लोग खत्म, ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर डालेंगे, लेकिन होने नहीं देंगे। इस तरह का ये जो सेक्टर है, अभी इसमें एक ही तरीका है, एक ही तरीका है जिसमें हम लोग एक करेंगे और करके ही रहेंगे, और वो तरीका है एमकोल। हमारी ताकत होगी आता है एमकोल। दोस्तों, जितने भी ईंधन है दुनिया में, जितने भी ईंधन, जेट फ्यूल से लेके पेट्रोल डीजल से लेके एलपीजी से लेके सब कुछ आप लीजिए, ये जितने भी ईंधन इस्तेमाल होते हैं ना, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कोयला, सबसे ज्यादा। आज हम लोग जो मीथेन की बात कर रहे हैं ना, मीथेन, पूरी दुनिया में मीथेन कैसा बेचा जाता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है? एलएनजी में, यानी नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, उसको सीएनजी कहते हैं, उसको लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विड में उसको रूपांतर किया जाता है। और जब वो लिक्विड में रूपांतर होता है ना, तो 600 गुना उसका आकार माने ना, वॉल्यूम, वो कम होता है 600 गुना। यानी जो सीएनजी आप 600 ट्रकों में भरोगे, जो सीएनजी, वो सीएनजी एक ट्रक में आएगा एलएनजी बन के। ऐसे लेवल पे हमें काम करना है, तो वो सब चीजें लगेगी अगर दुनिया में नंबर 1 का काम करना है। तो टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए बहुत सारी, वो जो मैंने पिक्चर दिखा ना आपको, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे, लेकिन सबसे सही, आसान, सिंपल और फास्ट तरीका अगर कुछ है तो वो है कोयला। कोयले में कोई नहीं अल्टरनेटिव। अमेरिका में भी कोयला वैसे इस्तेमाल होता है, जापान में भी वैसे इस्तेमाल होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, चाइना में भी होता है, और कोई छोटा सा देश होगा अगर अफ्रीका का, तो वहां भी कोयला वैसे ही इस्तेमाल होता है जैसे हम लोग तैयार करने वाले हैं। और आज कोयला ऐसी चीज है ना कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वही हो रहा है कोयले का। सबसे ज्यादा कोयला दुनिया को तबाह कर रहा है, और हर देश चाहता है कि कोयले से हम लोग जरा छुटकारा पाए। और ऐसे समय में अगर हम लोग कुछ, अगर हम ये संजीवनी लेके जाए उनके पास, तो बहुत जल्दी हम अपनी ताकत, ये सभी जो लोग बोल रहे हैं ना, ये सभी लोगों की ताकत मिलके उतना कोयला तैयार करेंगे, और बहुत जल्दी अपने देश को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, कोरोना हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुदरत ने किया है, हमारे लिए किया है, मुझे हमेशा लगता है ऐसे। क्योंकि 2015 में सभी ने वो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था, सभी ने किया था, दुनिया के सभी देश आए थे, और वहां पेरिस में जाके उन्होंने साइन किया था कि हम इसके आगे पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन कम करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। सब साइन करने के बाद सब निकल गए, किसी ने उस एग्रीमेंट को, जो प्रोमिसेस किए थे, किसी को फुलफिल नहीं किया। सब अपना अपना आराम से बिजनेस कर रहे थे। और आपको और मुझे भी क्या फर्क पड़ता है, जब हम लोग यहाँ शहरों में है, गांव में है, हमको पता नहीं कि ये औष्णिक ऊर्जा केंद्र होते कैसे
हो गए वैसे सब अपने अपने जगह चले गए, कोई ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था। और तब बहुत जोर से चमाट अगर किसने मारा हुआ, कोरोना ने, कुदरत ने, और वो कहा कि अगर आप हमारी व्यवस्था खराब करोगे तो हमारा एक सूक्ष्म जीव आपकी पूरी दुनिया बंद कर सकता है। और वैसे हुआ। कोरोना के बाद सब सब ध्यान में आ गए, उनको पता चला कि क्या कर रहे हैं हम लोग। और आज तब से लेकर जो सेंसिटिविटी है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम इस दौरान अभी इस एरिया में बहुत जल्दी अपने देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, ऐसा मौका आज हमारे सामने है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया को जरूरत है आज कोल की, एम कोल की, पूरी दुनिया को। इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही है बाकी दूसरी चीजों से ज्यादा, यही सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। और यही ये दुनिया को तबाह करने वाला कोयले की जगह अगर हम लोग एमकोल दिए तो सब लोग आज तैयार होंगे। 20 से 30% कोयला हम लोग तैयार करेंगे, उनको देंगे। लेकिन आगे के 12 महीने में हम सिर्फ एक फोकस करेंगे कि दुनिया के लिए 5% एमकोल बनाना है और उसको बेचना है। 5% आगे के 12 महीने, आगे की दिवाली तक। और ये 5% यानी कितना, मैं आपको बोलूं तो हर भारत के हर तहसील में 6 से 7 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट नहीं 6 से 7 प्रोजेक्ट अभी एक साल में करने होंगे, तब दुनिया के लिए 5% बनाएंगे। चाइना 90% बना रहा है बैटरी, 90%। मैं 5% कोयले की बात कर रहा हूं, एमकोल की बात कर रहा हूं। इस तरीके से सबको मिलकर आज काम करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में एक नई व्यवस्था, एक नया नियम पूरे दुनिया में लागू होना चाहिए, और वो है एमकोल। हर जगह जहां भी कोयला उनको जरूरत लगे तो उनको वो सिर्फ एमकोल ही इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कोई कानून की जरूरत, दूसरा कोयला इस्तेमाल करने के वक्त उसको लगना चाहिए कि मैं दुनिया को जला रहा हूं। ऐसी सेंसिटिविटी, ऐसा सब कुछ करना होगा, ऐसा काम करना होगा। ये जो आप सैटरडे सेशन कर रहे हैं वो वही है। सैटरडे सेशन ये सभी चीजों को बहुत आसानी से बहुत बेहतर करेगा। सैटरडे सेशन बहुत जरूरी है ये काम करने के लिए। हमारे तहसीलों में 5% के लिए सिर्फ 6 से 7 बोल रहा हूं, हमें 20 से 30% करनी है। तो आप सोचिए कितना माल तैयार करना है और बेचना है, और इसको बहुत एफिशिएंटली अगर बेचना है पूरी दुनिया में, तो सैटरडे सेशन जरूरी है। आपको लगेगा मैं अपने गांव में 4-5 लोगों को लेके कुछ बोलूंगा उसका क्या फायदा होता है, बहुत फायदा होने वाला है। आप ये काम सिर्फ 3 महीने 6 महीने करिए, फिर क्या होता है आप देखिए। देखिए पूरी दुनिया कैसे देखती है कि कैसे लोग एकजुट होके दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, धरती माँ को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और उसका तरीका है सैटरडे सेशन, और एमकोल है अपना प्रोडक्ट। स्ट्रैटेजी क्या है वो भी समझिए दोस्तों। ये बिजनेस, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग किसानों के साथ काम कर रहे हैं। अब ये किसानों के साथ काम करने का और एग्रीकल्चर में काम करने का एक तरीका, एक बहुत ही यूनिक तरीका हमारा है। अभी पूरी दुनिया, पूरा भारत जानता है कि किसान और एग्रीकल्चर, कृषि कितनी जरूरी है। लेकिन कितने कॉर्पोरेट्स आते हैं और काम करते हैं? कोई नहीं आता है, क्योंकि कुछ है चीजें जिसके वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं उनका जमता काम करने के लिए। अभी तक काम कैसे हुआ है किसानों के साथ? हुआ कोऑपरेटिव मॉडल में। सभी कोऑपरेटिव मॉडल में सहकारी इसमें काम करते हैं। हमने दोनों का इस करके कोऑपरेटिव ऑफ कॉर्पोरेट, यानी अलग अलग कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न्स बनाएगी, लेकिन वो कोऑपरेटिव में काम करेगी। हमारे एमपीओ का हर मेंबर एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव में काम करेगा। इस तरह का यूनिक मॉडल हम लोगों ने बनाया है जिसकी जरूरत है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले चालू करते हैं हमारे इस फैक्ट्री के साथ, लोकेशन के साथ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। क्योंकि भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में कुछ है तो वो है प्रोसेसिंग। इतना सारा माल जो हम लोग तैयार करते हो खराब हो जाता है। पूरी दुनिया में प्रोसेसिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है भारत में, और जहां प्रोसेसिंग इमीडिएटली होती है वहां अच्छी खेती होती है आजू बाजू में। शुगर इंडस्ट्री करो तो अच्छी खेती होगी आजू बाजू करने की, उनको पता है कि मुझे तैयार करना और यही देना है बाजू में। तो हम भी यहाँ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो पहले फैक्ट्री के साथ शुरुआत करते हैं। क्योंकि किसानों के साथ कुछ कंपनी ऐसा भी काम करती है, बर्ताव करती है, और ऐसे अनुभव है कि आए गांव में सब बताया कि ये करना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, ऐसे पर्चे वगैरह बांटे वगैरह, बेचारे किसान ने वो सब किया। और जब वो फसल आई
तब ये कंपनियां नहीं थी, ना कुछ फैक्ट्री थी, कुछ नहीं था। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने। तो हमें पहले तो फैक्ट्री का लोकेशन, फैक्ट्री फाइनल करके किसानों का जो विश्वास है वो मजबूत करना है। और उसके बाद एक किसानों के लिए जो काम करेंगे उनके लिए एक व्यवस्था तैयार करनी है। किसान आज जो कुछ काम कर रहा है वो अपने लेवल पे कर रहा है, सिर्फ जो व्यवस्था होनी चाहिए, हो सकता है गवर्नमेंट भी अपने अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन उनके दोनों के बीच में या जो कुछ चीजें हैं और अकेला किसान है, उन दोनों के बीच में ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई संगठन, ऐसा कोई स्ट्रक्चर चाहिए जो किसानों को सभी चीज लाके दे। किसानों को जो जरूरी चीज होती है वो वो उनको दे। जरूरी इनपुट हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकती है, और कुछ जिम्मेदारियों, कुछ नॉलेज हो सकता है, वो दे। ये सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना भी जरूरी है, क्योंकि इसका कारण यह है कि प्रोडक्टिविटी में हम लोग बहुत पीछे हैं। पूरी दुनिया की अगर आप देखोगे खेती की जो उत्पादकता है उसमें भारत बहुत पीछे है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है चावल। सबसे ज्यादा नंबर वन हमारा जो फसल है वो चावल की है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र अगर कुछ है वो तो चावल का है, तो भारत में है। चावल के अंदर कोई क्षेत्र है तो भारत में है। लेकिन अगर उत्पादन देखोगे तो हम दूसरे नंबर पे हैं। पहला नंबर है चाइना, उसके बाद है भारत, जिसमें सबसे ज्यादा चावल तैयार होता है। लेकिन प्रति एकड़, प्रति हेक्टर उत्पादकता अगर आप देखोगे कितनी होती है चावल की भारत में, तो हम दुनिया में 50 के भी नीचे हैं। अभी क्यों हो रहा है? इसके कई सारे कारण हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता है। और ऐसा भी नहीं कि भारत में सभी जगह ऐसा होता है। कुछ जगह ऐसे भी है कि जहां जो सर्वोत्तम उत्पादन होता है वो भी हमारे यहां हो रहा है, वो भी है हमारे पास। लेकिन मैक्सिमम जगह पे ऐसा है कि किसानों को वो जो चीजें है वहां उतना तो उत्पादन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सपोर्ट हो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये सपोर्ट देने की जरूरत है, और इसीलिए हमें ये सपोर्ट अभी देना पड़ेगा। अभी नेपियर ग्रास को लेके भी आप सभी ने बोला है गांव गांव में, सभी जगह, कि आपको हर हेक्टर 500 टन मिलेगा। अभी आप कहीं भी अगर जाओगे, किसी को भी पूछेंगे तो नेपियर ग्रास कितना आता है, तो कहेंगे 300 टन प्रति हेक्टर आता है। लेकिन हमने देखा कि वो 500 टन उससे भी ज्यादा आता है। तो क्या नेपियर ग्रास जब हम करेंगे, उसकी खेती करेंगे, तो कौन सी वो बीज होगा, कौन सा राइट प्लांटिंग मटेरियल है, और किस तरीके से वो करना है, वो अगर आपने सही नहीं बताया तो आपका वो 500 टन नहीं आएगा। लेकिन हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो हमने किसानों को बोला है उससे बेहतर हम लोग करा के, और हमें पता है कि हम उनको अगर अच्छी तरह से डेवलप सपोर्ट करें तो 500 टन क्या, वो तो 700, 800, 1000 टन तक भी जा सकता है। तो वो व्यवस्था तैयार करनी है, और बाद में किसानों को बोलना कि अभी आप खेती करो। ये हमारा बिजनेस मॉडल है, इस तरीके से हम लोग काम करने वाले। और इसीलिए अभी एम कोल फैक्ट्री लोकेशंस के ऊपर हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं, और मुझे खुशी हो रही है 70 से 80 लोकेशन ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन पे है, और ऑलमोस्ट 60 जो लोकेशन है वो पाइपलाइन में, वो भी हो जाएंगे। ये सभी जो लोकेशन, पहले हम इनको प्रॉपरली फाइनल करेंगे, उसके बाद हम एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करने वाले हैं रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल अच्छी तरह से तैयार हो, किसानों को जो चाहिए व्यवस्था वो तैयार हो, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करें। और वो कहाँ का करेंगे? एमवीपी के लेवल। एमवीपी के लेवल पे, हर ग्राम पंचायत के लेवल पे एमवीपी अपने ग्राम पंचायत का ख्याल रखेगा, और उसके लिए जो जरूरत चाहिए गांव हमारे किसानों की, वो सपोर्ट सिस्टम, वो जो चीज है उसको तैयार करेगा। और क्या तैयार करेगा? तो वो नर्सरी तैयार करेगा। इसमें देखो हमारा अभी काम करने का तरीका ऐसे होने वाला है। नेपियर ग्रास अगर किसानों को उगानी है तो पहले उसको राइट प्लांटिंग मटेरियल उसको देना पड़ेगा ना, तो उसकी नर्सरी हम लोग पहले तैयार करेंगे हमारे यहाँ। क्योंकि अगर वैसा नहीं किया, और ये जो सुपर नेपियर ग्रास है या हाइब्रिड कुछ वैरायटीज होती है, उनको जितना ज्यादा बार बार आप करोगे तो उसकी उतनी जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाती है। तो हमें प्रॉपरली फर्स्ट हैंड हमारे गांव में अगर हमने अच्छी नर्सरी तैयार की तो आसानी से हम लोग दे सकते हैं, और बहुत अच्छी फसल किसानों को आ सकती है। और ये सिर्फ नेपियर ग्रास में नहीं होगा, आने वाली चीजों में हर कुछ जो भी हम लोग काम करेंगे, अगर हम जूट या बांबू को प्रमोट कर रहे हैं, बांबू, तो बांबू के लिए जो सही उनको जो प्लांटिंग मटेरियल चाहिए होगा, जो काम करना होगा, वो हम अपने ग्राम पंचायत लेवल पे तैयार करें।
और किसानों को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, किसानों को कहीं जाने की और किसी कहीं भेजना भी नहीं, किसान वही रहेगा और अपना काम करे, ये अपना काम है। हम अपने ग्राम पंचायत, ये जो एमवीपी मैंने बोला है, ये सिर्फ सैटरडे सेशन करने के लिए नहीं है, प्लीज समझिए इसको। ये इंपॉर्टेंट, यही रोल है एक्चुअली बेसिकली एमवीपी का, कि और ये एग्जांपल है नेपियर घास। ऐसी हर कोई चीज, कल जाके कुक्कुट पालन हो या कोई भी एनिमल हस्बेंड्री का कोई काम कर रहे हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम, को जो भी काम करेंगे ना, तो एमवीपी अपने लेवल पे वो व्यवस्था तैयार करेगा, जिसकी वजह से वो किसानों को आसानी होगी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए। हम एक राइट प्लांटिंग मटेरियल, राइट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस उसको बताएंगे कि देखो आपको ये जो तैयार करना है उसके लिए ये सुपर नेपियर है, ये आप लीजिए और इस तरीके से इसको करिए। और बाद में जब आप प्लांटेशन करोगे, बाद में जब किसान ये सब करेगा, तब वो आएगा ना 500 क्या उससे ज्यादा भी आएगा, 700-800 टन भी आएगा, जो हमने देखा। तो उस तरीके से करते हैं, तभी एग्जीक्यूशन में काम करने का यह है कि हमें जो भी फैक्ट्री के लोकेशंस है, हर लोकेशन के पास एक बार आपकी फैक्ट्री की लोकेशन फाइनल हुई तो आपको 2 एमसीएल नर्सरी की स्थापना करनी, शुरुआत करनी है। हर एक नर्सरी 1 एकड़ पे रहेगी और इस 1 एकड़ की नर्सरी लगभग 100 एकड़ का माल तैयार करेगी। ये काम जो होगा, ये काम एमवीपी के लोकेशन पे होगा। तो आपको जो भी तहसील के जो फैक्ट्री ओनर है या एमपीओज है, उनको अभी जल्दी इमीडिएटली नर्सरीज, जो एक बार अपने लोकेशन फाइनल किया, वह अपना बोर्ड लगा, तो इमीडिएटली आपको अभी नर्सरी के लोकेशन फाइनल करने हैं। और नर्सरी के लोकेशन फाइनल करके आपको नर्सरी का काम करना है। अभी इसमें हो सकता है कि नर्सरी में वहां का जो कुछ नर्सरी का काम करना है वहां इन्वेस्टमेंट हो, यानी एमवीपी जो है, एमवीपी के लेवल पे आपको तो पता है कि नर्सरी के लिए क्या क्या लगता है, उतना लगने के लिए शायद 1 एकड़ के लिए कुछ पैसे लगे जो आपको करने होंगे खर्च, लेकिन उसके साथ इनकम भी है, यानी अगर आपने 1 रुपया खर्च किया तो उसके 4 रुपए बनेंगे, उतना इनकम भी है उसका। लेकिन अगर ऐसा है कि एमवीपी सोचता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं खर्च करना, मैंने ऑलरेडी किया, तो एमवीपी डिसाइड करेगा। तो एमवीपी के अधीनस्थ, एमवीपी के अंडर कोई भी उनका एक चैनल पार्टनर, कोई दूसरा, कोई टीम मेंबर, कोई भी दूसरा आदमी भी वहां नर्सरी कर सकता है, लेकिन ये एमवीपी डिसाइड करेगा कि कौन वहां नर्सरी करेगा। और एमवीपी का जो ओरिजिनल इनकम है वो वैसे ही है, जो हमने कहा है कि बायोमास प्रमोट करने से उनका जो इनकम है वो वैसे ही है। नर्सरी एक अलग इनकम है, उसका एडिशनल इनकम है, जो कोई करेगा उनको मिलेगा। एमवीपी का ये डिसीजन है कि उनको करना है। और हमें देखो, अभी किसानों को हमने कुछ प्रोमिसेस किए, तो जिम्मेदारी ली हमने, किसानों को बोला है कि हमने, आप नेपियर घास उगाओ, हम लोग उनको लेंगे, ये हमारी फैक्ट्री है। लेकिन दोस्तों, हमारे किसान जो है ना, वो बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सादे हैं, बहुत बहुत वो विश्वास भी रखते हैं और बहुत बहुत सिंपल है। उनका ख्याल हमें ही रखना है, कोई नहीं आएगा रखने के लिए। तो ये भी हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके खेतों में प्रति हेक्टर 500 टन आना ही चाहिए, ज्यादा। तो आपका काम है, आप करिए, ऐसा नहीं करना है। हमें एमवीपी के लेवल पे जो कुछ है वो तैयार करके उनको देना है। और बस ये काम किया तो हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी अपने देश को फिर से नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इसमें जरा भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सिंपल, बहुत स्ट्रांग ऐसे प्रॉपर चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था फिर से हम दुनिया के लिए 30% टू 30 से 35% इतना जीडीपी बना सकते हैं, और वो बनाएंगे। थैंक यू।